क्या नाम है तुम्हारा? चंपाकली ने नरम आवाज में कहा। मेरे साथ आ जाओ। ये कहकर सुंदरी आगे आगे चल दी। चंपाकली उसके पीछे चल पड़ी। मुतिंगा सौदागर की चारों तरफ से बंद हवेली में चंपाकली की नई जिंदगी शुरू हो गई। सुंदरी मुतिंगा की पुरानी कनीज थी। मुतिंगा कुदरती तौर पर जवान कनीजों के मुकाबले में उसको ज्यादा अहमियत देता और वो अंदर ही अंदर हसद की आग में जलती रहती। चंपाकली को देखकर उसकी हसद की आग में इजाफा हो गया, मगर वो उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि सौदागर मुतिंगा चंपाकली का गर्दीदा था और उसने हवेली में सब खादमाओं और कनीजों को हुक्म दे रखा था कि चंपाकली के आराम का खास ख्याल रखा जाए। लेकिन चंपाकली का दिल नागपाल की याद में उदास रहता था। वो नागपाल की तलाश में इस हवेली से बाहर निकलना चाहती थी, मगर उसे हवेली की चार दीवारी से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उसे ये भी इल्म नहीं था कि अगर वो किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो भी गई तो नागपाल की तलाश में कहाँ जाएगी। ये मुल्क उसके लिए बिल्कुल ही अजनबी था। चंपाकली का जहन इसी कश्मकश में रहता। आखिर उसने अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया और ये सोचकर हवेली की चार दीवारी में कैदोबंद की जिंदगी बसर करने लगी कि नाग देवता जरूर नागपाल को कभी ना कभी उसके पास ले आएंगे। नागपाल चंपाकली से जुदा होने के बाद वादी दजला फरात की तरफ निकल गया था। चुनाचे मुन्नी गुप्त ने जब चंपाकली से कहा कि नागपाल तुम्हें दजला फरात की वादी के एक शहर में मिलेगा, तो उस वक्त नागपाल वादी दजला फरात में ही था। लेकिन नागपाल का वहाँ जी ना लगा और वो एक काफले के साथ सफ़र करता उस ज़माने के ईरान और अफ़गानिस्तान के सहराओं और मैदानों में सफ़र करता एक बार फिर वादी सिंध में पहुँच गया। लेकिन वो वहाँ रुका नहीं। वहाँ उसे राजगुरु मारा के सिपाहियों और जासूसों के हाथों पकड़े जाने का खतरा था। चुनाचे वो यात्रियों के काफिले में शामिल हो गया जो जनूबी हिंद की तरफ विशाला देश को जा रहा था, जिस पर द्रावड़ कबीले का एक राजा हुकूमत करता था। उस जमाने के शुमाली हिंद पर द्रावड़ों का राज था और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उनके दो बड़े मशहूर शहर थे। द्रावड़ी नस्ल के ये लोग जनूबी हिंद से ही नकले वतन करके किसी वजह से शुमाली हिंद में आकर आबाद हो गए थे और यहाँ उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। जनूबी हिंद में उनकी नस्ल के ही द्रावड़ी कबीले आबाद थे और हिंदुस्तान के जनूबी सिरे पर द्रावड़ों का एक चोला नाम का कबीला राज करता था। नागपाल चूंकि खुद द्रावड़ था, इसलिए उसे जनूबी हिंद की सरजमीन अपने लिए बड़ी महफूज दिखाई दी और वो उसी तरफ सफ़र कर रहा था। चंपाकली की मोहब्बत और उसका ख्याल नागपाल के दिल में था, मगर नागपाल एक साधु सिफ्त ख्यालात का नौजवान था। वो नाग देवता का परिस्तार था और चंपाकली की मोहब्बत और उसके मिलाप की ख्वाहिश को उसने नाग देवता की मर्जी पर छोड़ दिया था। वो ये सोचकर मुतमईन था कि अगर देवताओं की मर्जी हुई तो एक ना एक दिन चंपाकली से ज़रूर मिल जाएगी। उस ज़माने में सफ़र करना आज की तरह आसान नहीं था। काफिलों को बंजर वीरानों, खतरनाक दरिंदों से भरे हुए गुंजान जंगलों और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में से गुजरना पड़ता था। ख़ास तौर पर उस ज़माने के मुल्क हिंदुस्तान के जनूब की तरफ सफ़र बेहद तकलीफदेह और जानलेवा होता था। आज से 4000 बरस पहले अगर आप शुमाल से जनूब की तरफ जाएं तो सैकड़ों मील के फासले पर कहीं आपको कोई शहर मिलता था। उस शहर पर कोई ना कोई राजा हुकूमत करता था और ये शहर ही उस राजा का मुल्क कहलाता था। 15-15, 20-20 झोंपड़ियों पर मुश्तमिल गांव भी टावा टावा ही दिखाई देते थे। घने जंगलों में वैशी लोगों के कबीले रहते थे जो जंगली जानवरों का शिकार करके पेट पालते थे। ऐसे ऐसे गुंजान जंगल थे और ये जंगल आज भी है कि जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं आती थी और दिन के वक्त भी अंधेरा छाया रहता था। उन जंगलों में हाथी, शेर, चीते और रीछ आज़ादी से फिरते थे। जहाँ कोई इंसान नजर आए उसे वहीं चीर फाड़ कर रख देते थे। राइफलों बंदूकों का ज़माना नहीं था। लोग तीर कमान या नेज़े लेकर चलते थे और इन हथियारों से उन खौफनाक दरिंदों का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। इनके अलावा सांप, बिच्छू और दूसरे हशरातुल अर्ज़ होते थे जिनसे बचना नामुमकिन होता था। सफ़र करने वाले काफिलों के रास्ते में सिर्फ ये हलाकत खेज जंगल ही नहीं आते थे, बड़े बड़े दरिया भी आते थे जिनकी तेज़ रफ्तार मौजों के रेले आदमी को फ़ौरन बहाकर ले जाते थे। मूसलाधार बारिशें अलग थीं, ऐसी ऐसी दलदलें थीं कि पलक झपकने में हाथी को निगल जाती थी। इस मुल्क की ये आफात आज भी इसी तरह कायम है और इंसान उनकी भेंट चढ़ते रहते हैं। एक और ख़तरा डाकुओं का होता था जो अचानक किसी टीले या किसी जंगल में से निकलकर काफिले पर हमलावर होते और जो सामने आए उसे कत्ल करके जो हाथ लगता लूट कर ले जाते थे। बेशक उस ज़माने में किसी काफिले के साथ उन जंगलों वाले इलाकों में सफ़र करना अपने आप को मौत के हवाले करने के बराबर था, लेकिन लोगों के पास सफ़र का यही एक आम जरिया था। नागपाल भी ऐसे ही एक काफिले के साथ सफ़र करना हिंदुस्तान की जनूबी तिकोन पर वाक़या राजविशाला के शहर में पहुंच गया। वो साधु सिफ्त किस्म का नौजवान था, नाग देवता और दूसरे देवी देवताओं की रज़ा पर जिंदगी बसर कर रहा था। चुनाचे उसने विशाला शहर के बाहर एक नदी के किनारे डेरा लगा लिया। उस ज़माने के द्रावड़ों का ये शहर उस जगह आबाद था जहाँ मुल्क हिंदुस्तान के मशरकी और मगरबी साहिल
एक तिकोन की शक्ल बनाते हुए एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं, और जहाँ आज के ज़माने में भारत के सूबे तमिलनाडु का शहर कन्याकुमारी वाक़या है। कन्याकुमारी से श्रीलंका मुल्क के साहिल तक समंदर फैला हुआ है। ये समंदर 25-26 मील का है। उस ज़माने में आज के शहर कन्याकुमारी के उस ज़माने के शहर विशाला से लोग बादबानी कश्तियों में बैठकर ये समंदर पार करके श्रीलंका के साहिल पर जाते थे। मैंने ये समंदर भी देखा है और उसमें सफ़र भी किया है, मगर मैंने एक छोटे बहरी जहाज़ में सफ़र किया था जिसने आधे घंटे में ये फासला तय कर लिया था। चूँकि ये समंदर दो मुल्कों के साहिलों के दरमियान एक आबनाई शक्ल में है, इसलिए ये हमेशा मुतलातिम रहता है। आजकल के छोटे बड़े जहाज़ बड़े आराम से ये समंदर पार कर जाते हैं, लेकिन जिस ज़माने का हम जिक्र कर रहे हैं उस ज़माने में छोटी छोटी कश्तियों और तिजारती सामान ले जाने वाले बादबानी जहाज़ों में उस मुतलातिम समंदर को पार करना इतना आसान नहीं होता था। छोटे छोटे बादबानी जहाज़ और डोंगा कश्तियाँ तूफान मचाती समंदरी मौजों की जद में आकर अक्सर डूब जाती थी। इसके अलावा उस समंदर में एक और खतरा भी था। कन्याकुमारी के साहिल से कुछ दूर तक समंदर के अंदर कई नुकीली चट्टानें छुपी हुई होती थी। जहाज़ उन चट्टानों से भी टकराकर गर्क हो जाते थे। आजकल भारत की हुकूमत ने उन चट्टानों में आहनी स्तून गाड़कर एक पुल बना दिया हुआ है। उस पुल पर से रेलगाड़ी भी गुजरती है। श्रीलंका जाने वाले मुसाफिर रेलगाड़ी में उस पुल पर से गुजरकर धनुषकोडी नाम की एक छोटी सी बंदरगाह से जहाज़ पर सवार होते हैं। मैंने समंदर पर बने हुए उस पुल पर रेलगाड़ी में सफ़र किया है। उस पुल पर रेलगाड़ी कोई 15 मिनट तक चलती रहती है। जब तक रेलगाड़ी उस पुल पर से गुजरती रही थी, मैं रेलगाड़ी की खिड़की में से नीचे देखता रहा। समंदर में छुपी हुई चट्टानें जिनके ऊपर ये पुल बनाया गया है कहीं कहीं समंदर से बाहर निकली हुई हैं और समंदर की तूफानी मौजें उनसे टकरा टकरा कर झाग उड़ाती रहती हैं। ये मंजर ऐसा दिलचस्प था कि जब तक ट्रेन पुल पर चलती रही मैं उन चट्टानों के टकराने वाले शुरीदा सर मौजों को ही तकता रहा। लेकिन आज से 4-4,500 वर्ष पहले उस पुल के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था और समंदर के अंदर छुपी हुई और कहीं कहीं बाहर निकली हुई उन चट्टानों से टकरा कर बादबानी जहाज़ गर्क होते रहते थे। चुनाचे उस दौर में श्रीलंका जाने वाले बादबानी जहाज़ और बड़ी कश्तियाँ विशाला नाम के साहिली शहर से ही जाते थे। उसी विशाला शहर की चारदीवारी के बाहर एक जगह जंगल में नागपाल ने अपने लिए एक झोंपड़ी डाली और कुछ अरसे के लिए वहीं क़याम करने का फैसला किया। जिस्म और जान का सिलसिला बरकरार रखने के लिए जंगल में घूम फिर कर उसने कुछ सांप पकड़ लिए। चूँकि वो बुनियादी तौर पर शाही स्पेरों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और नाग देवता का चेला और पुजारी भी था, इस वजह से सांपों की हर नस्ल और उनके रंग रूप और खसलतों से वाकिफ़ था। सांपों का उसने जहर निकाल दिया था। उसको मालूम था कि कितने दिनों के बाद सांपों के मुंह की थैलियों में दोबारा जहर आ जाता है। चुनाचे वो उस वक्त से एक दिन पहले ही सांपों का जहर निकाल देता। उसने कपड़े का एक थैला सा बना लिया था जिसे वो कंधे पर लटका लेता, सांपों को एक पटारी में बंद करता और शहर में और आसपास की देहाती आबादियों में जाकर सांपों का तमाशा दिखाता। लोग खुश होकर उसे उस ज़माने के चंद एक सिक्के दे देते जिनकी मदद से वो थोड़ा बहुत खा पी कर गुजारा कर लेता। उसने कभी शहर के किसी मकान या गांव की किसी झोंपड़ी में झांक कर ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि कहीं उसकी महबूबा चंपाकली तो वहाँ नहीं है। ये बात उसके मिजाज के खिलाफ थी। उसका अकीदा था कि जो नाग देवता उसकी हिफाजत कर रहा है और जिसने उसे बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाला है वही एक ना एक दिन उसे चंपाकली से मिला देगा। उसके दिल में चंपाकली के प्यार की जोत पहले रोज़ की तरह रोशन थी। वो भी चंपाकली से उतना ही वालेहाना प्यार करता था जितना चंपाकली उससे करती थी। लेकिन उन दोनों के प्यार में अगर कोई फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि नागपाल ने अपनी पूरी शख्सियत को चंपाकली के प्यार में गुम नहीं किया था। अपनी आत्मा को उसने दुनिया के फना हो जाने वाले प्यार से बचा कर रखा हुआ था। ये नागपाल की शबो रोज़ की तपस्या का असर था। लेकिन आखिर वो इंसान था, एक ऐसा इंसान जो नाग देवता के अलावा एक हसीन और नीली आंखों वाली औरत से मोहब्बत करता था। चुनाचे जब कभी चंपाकली की मोहब्बत उसके दिल में जोश मारती तो वो सब कुछ भूलकर चंपाकली के ख्याल में खो जाता और उसका दिल बेख्तियार होकर प्रार्थना करने लगता कि ऐ नाग देवता, मेरी इंसानी कमज़ोरियों का ख्याल ना कर और मुझे मेरी चंपाकली से मिला दे। नागपाल के दिल की ये हालत चंपाकली से तवील जुदाई के बाद पैदा हुई थी। नागपाल सांपों का तमाशा दिखाकर अपनी रोजी रोटी भी कमाता और उसने खिदमत खल के ख्याल से एक सांप की अपनी आत्मा की शक्ति से ऐसी तरबियत की थी कि वो सांप किसी को डस ले तो वो उसके जिस्म का जहर खींच कर उस इंसान को मरने से बचा लेता था। उस खिदमत खल का ख्याल नागपाल को एक वाक़े के बाद आया। वाक़या ये हुआ था कि एक रोज़ वो शाम के वक्त अपनी झोंपड़ी के बाहर समाधि लगाए बैठा था। कुछ जंगली परिंदे उसके इर्द गिर्द चल फिर कर दाना दुनका चुन रहे थे। नागपाल की सांपों की पटारी एक तरफ पड़ी थी। नागपाल को पता न चल सका और पटारी में से एक सांप बाहर निकल आया। ये वो सांप था कि जिसका जहर वक्त पर निकालना नागपाल भूल गया था। सांप एक तरफ कुंडल मारकर बैठ गया।
नागपाल ज्ञान ध्यान में मगन था। इत्तेफाक से एक जंगली कबूतर दाना धुनका चुनता सांप के करीब चला गया। सांप ने उछलकर उसे डस दिया। सांप की फनकार और कबूतर की फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनकर नागपाल ने चौंक कर देखा कि एक कबूतर तड़प रहा था और सांप कुंडली मारे बैठा था। नागपाल सांप को देखते ही समझ गया कि वो उसका जहर निकालना भूल गया था और उसने कबूतर को डस दिया है। नागपाल से कबूतर का तड़पना देखा ना गया। उसने कबूतर को उठाया और देखा कि सांप ने उसके पंजे के ऊपर, जहां कबूतर की टांग पर बाल नहीं थे, डसा है। कबूतर पर मौत की गशी तारी हो रही थी। नागपाल का दिल कबूतर की बेबसी देखकर तड़प उठा। उसने निगाहें उठाकर सांप को देखा और उसे हुक्म दिया, जो जहर तुमने कबूतर के जिस्म में डाला है उसे वापस ले लो। नागपाल ने अल्फाज की शक्ल में भी ये हुक्म दिया था और ख्याल की शक्ति से भी ये बात सांप के दिमाग में डाल दी थी। सांप पर नागपाल की रूहानी ताकत का असर होना यकीनी था। सांप फौरन हरकत में आ गया। वो रेंगता हुआ नागपाल की तरफ बढ़ा। नागपाल ने कबूतर जमीन पर रख दिया, जो उस वक्त तक बेहोश हो चुका था। सांप कबूतर के पास आया। उसकी टांग जहां डसने के 2 नन्हे से निशान थे, उस पर मुंह रखा और जहर चूसना शुरू कर दिया। नागपाल ये करिश्मा देख रहा था और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज का सांप पर इतना असर भी हो सकता है। हकीकत में सांप पर नागपाल की जुबान से निकले हुए अल्फाज का असर नहीं हुआ था, बल्कि उसकी पाकीज़ा शख्सियत और बेदाग किरदार की ताकत का असर हुआ था। सांप ने कबूतर का सारा जहर चूस लिया और परे हटकर बैठ गया। कबूतर को होश आ गया। नागपाल ने उसे प्यार किया और उसे छोड़ दिया। कबूतर फड़फड़ाकर उड़ गया। इस वाक़े के बाद नागपाल के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस सांप को जहर को चूस लेने की तरबियत दी जाए, ताकि अगर किसी को कोई सांप डस ले तो सांप की मदद से मरने वाले को बचा लिया जाए। क्योंकि इस इलाके में सांप कसरत से थे, जंगली इलाका था, सांप इंसानों को डसते रहते थे। चुनाचे नागपाल ने उस खास सांप को तरबियत देना शुरू कर दी। वो उसे अपने साथ जंगल में ले जाता। वहाँ कोई अगर पड़ा मरा हुआ परिंदा उठाता और सांप के आगे रखकर उसे हुक्म देता कि इसको डस दो। सांप अपनी जिबिल्लत के मुताबिक परिंदे को डस देता। उसके बाद नागपाल उसे हुक्म देता कि जो जहर तुमने उसके जिस्म में दाखिल किया है उसे बाहर निकाल दो, और सांप मुर्दा परिंदे के जिस्म के साथ मुंह लगाकर अपना सारा जहर चूस लेता। नागपाल सांप का मुंह पूरा खोलकर उसकी जहर वाली थैली को देखता। वो जहर से भरी हुई होती थी। एक बार नागपाल ने देखा कि कुछ जंगली लोग एक आदमी को उठाए हुए ले जा रहे थे। नागपाल ने पूछा, इसे क्या हो गया? एक जंगली देहाती ने जवाब दिया, महाराज, इसे सांप ने काट लिया है। नागपाल बोला, इसे यहाँ लिटा दो, अभी ठीक हो जाएगा। जंगली देहातियों ने उस आदमी को नागपाल के सामने लिटा दिया। सांप के जहर के असर से वो आदमी बेहोश हो चुका था। नागपाल ने फौरन पटारी में से काले सांप को निकालकर उसे हुक्म दिया कि उस आदमी के जिस्म का जहर निकाल दो। उस खास सांप का रंग स्याह था और नागपाल भी उसे काला सांप ही कहकर मुखातिब करता था। सांप ने हुक्म पाते ही अपनी तरबियत के मुताबिक अपना मुंह उस आदमी के जिस्म पर उस जगह पर लगा दिया जहां उसे सांप ने काटा था और जहर चूसना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सांप ने सारा जहर चूसकर एक तरफ उगल दिया, क्योंकि उसकी थैली पहले से ही जहर से भरी हुई थी और ये फालतू जहर था जो उसने उगल दिया था। चंद लम्हों के बाद उस आदमी ने आंखें खोल दी। जंगली देहाती नागपाल के पांव चूमने लग गए। नागपाल ने कहा, भाइयों, इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, ये सब नाग देवता की प्रार्थना से हुआ है। जंगली देहाती नाग देवता की जय के नारे लगाने लगे। उनका आदमी उठकर बैठ गया। उसने भी नागपाल के पांव चूम लिए। सब लोग खुशी खुशी अपने गांव को वापस चले गए। नागपाल के इस करिश्मे की शोहरत इर्द गिर्द के जंगल और देहात और विशाला शहर में फैल गई। अब जहाँ किसी को कोई सांप डसता, लोग उसे उठाकर नागपाल के पास ले आते और नागपाल का काला सांप उसके हुक्म से उस आदमी का जहर चूसकर उसे मरने से बचा लेता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि विशाला के राजा की एक चहेती रानी शाही महल के बागीचे में अपनी सहेलियों के साथ सैर कर रही थी कि उसे सांप ने डस लिया। सारे महल में क्यामत मच गई। राजा घबराया हुआ तख्त छोड़कर रानी के पास आ गया, जिस पर नीम बेहोशी तारी थी। 4 शाही वेद उसका इलाज कर रहे थे। वजीर ने 10 बस्ता होकर अर्ज की कि जंगल में एक स्पेरा रहता है जिसके पास एक सांप है जो जहर चूस लेता है। राजा ने उसी वक्त सिपाही जंगल की तरफ दौड़ाए। ये सिपाही नागपाल को लेकर फौरन शाही महल में पहुंच गए। नागपाल ने रानी को देखा कि वो बेहोश थी। सांप ने उसकी पिंडली पर डसा था। नागपाल ने पिटारी में से तरबियत याफ्ता सियाह सांप को निकालकर उसे रानी के जिस्म का जहर चूसने का हुक्म दिया। सांप ने अपना मुंह रानी की पिंडली पर सांप के दांतों के जख्म पर रख दिया और आन की आन में रानी के जिस्म का सारा जहर चूसकर फेंक दिया। राजा, वजीर, शाही वेद और दूसरी रानियां हैरत के आलम में ये सब कुछ देख रही थी। जिस्म से सांप का जहर निकलते ही रानी को होश आ गया। राजा ने खुश होकर नागपाल के पाँव में हीरे जवाहरात का ढेर लगा दिया। नागपाल ने कहा, महाराज, हम साधु जोगी लोग हैं, हीरे मोतियों की हाजत नहीं है। राजा ने कहा, आज से तुम हमारे शाही वेद हो, शाही तबीब हो, तुम हमारे शाही महल में रहोगे। नागपाल कहने लगा, महाराज,
हम जोगी लोगों का ठिकाना जंगलों में होता है, शाही महलात में हमारा क्या काम। मगर राजा ना माना, बोला हमारा हुक्म अटल है, हमने जो कह दिया है वही होगा, तुम अपने सांप के साथ हमारे महल में ही रहोगे। नागपाल समझ गया कि वो रानी का इलाज करके वहाँ फंस गया है। उसने कहा, महाराज मुझे इजाज़त दीजिए कि जंगल में मेरी कुटिया में जो सांपों की पिटारी है वो जाकर ले आऊं। राजा ने कहा, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी पिटारी यही मंगवा लेते हैं। नागपाल अपनी आदत और मिजाज के मुताबिक खामोश हो गया। उसने उसके बाद कोई इतराज़ ना किया। नागपाल को उसी वक्त शाही मेहमान खाने में भिजवा दिया गया। नागपाल को महसूस हुआ कि उसे ज़बरदस्ती शाही महल के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। वो हर घड़ी उस शाही कैद खाने से निकलने के लिए बेचैन रहने लगा। उसके ज्ञान ध्यान में भी खलल पैदा हो गया था। वो ज्ञान ध्यान के वास्ते समाधि लगाकर बैठता तो उसका जहन राजा के महल से फरार होने की तरकीबें सोचने लगता। उसने एक बार शहर की 4 दीवारी के बाहर जंगल में बहने वाली नदी पर जाकर स्नान करने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर उसे उसकी इजाज़त ना मिल सकी। नागपाल रानी के इलाज के लिए सिर्फ स्याह सांप लेकर वहाँ आया था, जो पिटारी में उसके पास ही रहता था, मगर ये सांप भी उसके फरार में कोई मदद नहीं दे सकता था। एक रात का जिक्र है कि नागपाल शाही मेहमान खाने में अपनी चौकी पर समाधि लगाए बैठा ज्ञान ध्यान में मशगूल होने की कोशिश कर रहा था कि दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। नागपाल ने आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा और कहा, कुंडी नहीं लगी, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई, जिसने स्याह चादर से अपने आप को ढांप रखा था। कमरे में आकर उसने चेहरे पर से चादर हटा दी। नागपाल ने उसे पहचान लिया। ये राजा की वो चहेती रानी थी जिसका नागपाल ने इलाज किया था। अंदर आते ही रानी ने अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बड़े अदब से नागपाल के सामने बैठ गई। नागपाल को बड़ा ताज्जुब हुआ कि राजा की चहेती रानी रात के वक्त उसके पास क्या लेने आ गई है। उसने पुरसुकून आवाज़ में पूछा, रानी जी आप किस लिए आई हैं? रानी ने कहा, महाराज देवताओं ने आपको बड़ी शक्ति दी है, मैं मर रही थी, आपने मुझे बचा लिया। मेरी एक और बीमारी है, उसको अपनी शक्ति से दूर कर दें, मैं सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगी। नागपाल ने बेनियाजी से पूछा, क्या बीमारी है आपको रानी जी? रानी कहने लगी, महाराज मैं चाहती हूँ कि मेरी कोख से लड़का जन्म ले, जो राजा के बाद राजगद्दी पर बैठकर हुकूमत करे, लेकिन मेरे कोई औलाद नहीं हो रही। शाही वेद कहते हैं कि मैं कोख जली हूँ, मेरे यहाँ कभी औलाद नहीं होगी। आप शक्तिदान हैं, मुझे यकीन है आपकी देवताओं वाली शक्ति मेरी जली हुई कोख को हरा भरा कर देगी और मेरे पेट से एक लड़का पैदा होगा जो राजपाट संभालेगा। नागपाल की आंखों में उम्मीद की बुझी हुई शमा अचानक रोशन हो गई। उसे ऐसे लगा जैसे नाग देवता ने शाही महल से उसके फरार की तदबीर पैदा कर दी है। उसने रानी से कहा, रानी जी आपका इलाज मौजूद है, आपकी कोख हरी भरी हो सकती है और आपके पेट से लड़का ही पैदा होगा। रानी तो ये सुनकर निहाल हो गई। नागपाल के पाँव पर सर रख दिया और बोली, महाराज मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे एक लड़का अता कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। नागपाल के दिमाग में एक तदबीर आ चुकी थी। उसने कहा, मगर लगता है देवताओं की मर्जी नहीं है कि तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हो। रानी ने सर उठाकर परेशान निगाहों से नागपाल की तरफ देखा और पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? नागपाल बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ रानी जी, इसलिए कि आपके इलाज के लिए जिस जड़ी बूटी की ज़रूरत है वो जंगल में मिलती है और उसे सिर्फ मैं ही पहचान कर ला सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए आपका इलाज नामुमकिन है। रानी ने हाथ बांधकर कहा, महाराज मैं आपको महल से बाहर निकालूंगी और इस तरह निकालूंगी कि आपके बाहर निकलने और दोबारा महल में आने की किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। नागपाल ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, आपको साथ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस खास जड़ी बूटी पर आपका साया पड़ गया तो उसका असर जाता रहेगा। आप शाही महल में ही रहें, मैं अकेला जंगल में जाकर वो जड़ी बूटी लेकर वापस आ जाऊंगा और उसे पीस कर गाय के दूध के साथ आपको अपने हाथ से दिन में 3 बार खिलाऊंगा। उसके 1 माह बाद आप गर्भवती हो जाएंगी। 8 माह के बाद आपके यहाँ चांद सा लड़का पैदा होगा। रानी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। कहने लगी, महाराज मुझको जली पर रहम करते हुए आप अभी जंगल में जाकर वो जड़ी बूटी ले आएं। नागपाल यही चाहता था। उसे ये यकीन नहीं था कि देवता उसके फरार का इतनी जल्दी इंतजाम कर देंगे, मगर वो इत्मीनान हासिल कर लेना चाहता था कि रानी ने उसके महल से बाहर निकलने का जो मंसूबा बनाया है उसमें उसके पकड़े जाने का खतरा नहीं। उसने रानी से कहा, तुम कैसे मुझे इस महल से बाहर निकालोगी जहाँ चारों तरफ पहरा लगा हुआ है? रानी बोली, महाराज राजा के महल में से खुफिया सुरंग शहर से बाहर जाती है। उस खुफिया सुरंग का राज सिर्फ राजा को और मुझे मालूम है। मैं आपको अभी उसी वक्त उस खुफिया सुरंग में से शहर की फसील से बाहर निकाल देती हूँ। आप फौरन जंगल में जाकर वो जड़ी बूटी ले आएं। नागपाल को और क्या चाहिए था, फौरन तैयार हो गया। रानी ने अपनी अंगूठी उतार कर नागपाल को दी और कहा, महाराज एहतियात के लिए इसे अपने पास रखें, ये शाही अंगूठी है,
अगर खुफिया सुरंग के बाहर कोई पहरेदार मौजूद हुआ तो उसे ये अंगूठी दिखा दे। नागपाल ने शाही अंगूठी लेकर रख ली। अंगूठी में बेहद कीमती हीरा जड़ा हुआ था। रानी नागपाल को शाही महल की तारीख राहदारियों में से लेती हुई खुफिया सुरंग के दरवाजे पर आ गई और बोली, महाराज, ये सुरंग आपको शहर की चारदीवारी के बाहर पहुंचा देगी। मैं आपका शाही मेहमान खाने में इंतजार करूंगी। नागपाल ने कहा, हाँ, तुम शाही मेहमान खाने में इंतजार करना, मैं बड़ी जल्दी जड़ी बूटी लेकर वापस आ जाऊंगा। नागपाल ने जब से होश संभाला था उस वक्त से लेकर अब तक शायद पहली बार झूठ बोला था। उसका ज़मीर उसे मुलामत कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो साधु सुनत और ऋषि मुन्नी नहीं बल्कि एक हसीन औरत चंपाकली का आशिक था। वो उसकी मोहब्बत में ऐसा कर रहा था और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। वो खुफिया सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग से बाहर आकर उसने एक लम्हे के लिए रुककर इधर उधर देखा कि अगर वहाँ कोई पहरेदार मौजूद हो तो उसे रानी की दी हुई शाही अंगूठी दिखाकर निकल जाए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। रात की तारीकी में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। नागपाल ने दिल में देवताओं का शुक्रिया अदा किया कि शाही महल की कैद से उसकी जान छूटी। इस वक्त उसे ख्याल आया कि जल्दी में वो अपने साथ स्याह सांप की पटारी लाना भूल गया है, लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं थी। उसे अब स्याह सांप की ज़रूरत नहीं थी। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। दिन निकलने से पहले पहले उसे विशाला शहर से निकल जाना चाहिए था। दिन निकलने के बाद राजा को उसके फरार की खबर मिल सकती थी और वो उसे गिरफ्तार करने के लिए अपने सिपाही चारों तरफ भेज सकता था, क्योंकि उस ज़माने में अगर किसी राजा के दरबार का कोई शाही नजूमी, शाही तबीब और शाही गवैया बगैर इतला दिए महल से फरार हो जाता तो उसे राया में राजा की बदनामी होती। राया समझती थी कि उनका राजा कमज़ोर हो गया है, महल में उसका हुक्म नहीं चलता और अब उसे राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए। चुनाचे जिस शाही वेद, शाही नजूमी या शाही तबीब को राजा के हुक्म से दरबार में कुर्सी मिल जाती, फिर उसकी कड़ी निगरानी की जाती। विशाला की बंदरगाह वहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं थी। नागपाल रात के अंधेरे में ही बंदरगाह पर पहुँच गया। उस वक्त कोई मुसाफिर बरदार बागबानी जहाज़ तो श्रीलंका की तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन एक बड़ी कश्ती जिस पर सिर्फ एक बागबान लगा हुआ था उस मुसाफिरों को लेकर श्रीलंका जाने के लिए तैयार खड़ी थी। 10-12 काले काले मजदूर किस्म के मुसाफिर कश्ती में एक दूसरे के साथ लगकर बैठे हुए थे और कश्ती पर सामान लादा जा रहा था। नागपाल ने कश्ती के बड़े मल्लाह से कहा कि वो नाग देवता का पुजारी है और नाग देवता की पूजा के लिए श्रीलंका के बड़े मंदिर जाना चाहता है। मल्लाह ने नाग देवता का नाम सुनकर नागपाल को कश्ती में बिठा लिया। कश्ती 2-2.5 घंटे के समंदरी सफ़र के बाद श्रीलंका के साहिल से जाकर लग गई। श्रीलंका का मुल्क एक बहुत बड़ा जजीरा है जिसके चारों तरफ समंदर है। कश्ती जजीरे के शुमाल मशरकी साहिल पर जाकर लगी थी, जहाँ पहले से कुछ बागबानी कश्तियाँ खड़ी थी जिनमें से मशरों की रोशनी में सामान उतारा जा रहा था। नागपाल खामोशी से एक तरफ को चल पड़ा। वो साहिल से बहुत दूर निकल जाना चाहता था ताकि अगर राजा के सिपाही उसकी तलाश में वहाँ आए भी तो नागपाल को गिरफ्तार न कर सके। रात का आखिरी पहर गुजर रहा था। कुछ ही देर बाद सुबह होने वाली थी। नागपाल दिल में चंपाकली का ख्याल लिए चुपचाप चलता रहा। रात के अंधेरे में आसपास के ताड़ और नारियल के दरख्तों के झुंड समंदर की तरफ से आने वाली हवाओं में आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे। ये साहिली इलाका पथरीला था, जगह जगह गड़े और चट्टानें थी। नागपाल उनके दरमियान से गुजरता गया। वो समंदर से काफ़ी दूर निकल आया था। जब आसमान पर पौ फटने लगी और सुबह के आसार नुमाया होना शुरू हुए तो नागपाल एक जंगल के पास आकर रुक गया। वो एक चश्मे के पास बैठ गया। दिन की रोशनी फैलने लगी। उसने चश्मे पर मुंह धोया, पानी पिया और चारों तरफ देखा। सामने दरख्तों की कितार थी जिसके पीछे घना जंगल शुरू हो जाता था। वो नारियल के दरख्तों के नीचे बैठा था। कुछ ताज़ा नारियल ज़मीन पर बिखरे हुए थे। नागपाल ने एक नारियल तोड़कर उसका मीठा पानी पिया और थोड़ी बहुत गिरी खाकर अपनी भूख मिटाई। कुछ देर आराम करने के बाद वो जंगल में दाखिल हो गया। रानी विशाला के शाही मेहमान खाने में नागपाल के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। जब दिन निकल आया और नागपाल वापस न आया तो वो नाउम्मीद होकर वापस अपने महल में आ गई। वो यही सोचकर खामोश रही कि महाराज जंगल में जड़ी बूटी तलाश कर रहे होंगे। उन्हें वो ख़ास बूटी नहीं मिली होगी। जैसे ही मिली वो वापस आ जाएंगे। लेकिन दिन का भी पहला पहर ही गुजरा था कि राजा को नागपाल के फरार की खबर मिल गई। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि शाही महल के इतने कड़े पहरे में से उसका शाही तबीब कैसे फरार हो गया। उसी वक्त सिपाही नागपाल की तलाश में दौड़ा दिए गए। राजा ने सख्ती से मना कर दिया कि महल से शाही तबीब के निकल भागने की खबर राया तक न पहुँचे। दूसरी तरफ उसने शाही मेहमान खाने के बाहर पहरा देने वाले सिपाहियों को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया और ऐलान कर दिया कि अगर इन पहरेदार सिपाहियों ने नागपाल के बारे में ये ना बताया कि उन्होंने ही उसे महल से भगाया है तो वो उनको कत्ल करके उनकी लाशें शहर के दरवाजे पर लटका देगा। राजा की चहीती रानी ने यह सुना तो उसके ज़मीर ने गवारा ना किया कि महज उसकी वजह से बेगुनाह पहरेदारों को कत्ल किया जाए। उसने राजा के पास जाकर सारा हाल साफ साफ बयान कर दिया और कहा
कि मैंने औलाद की खातिर नागपाल जी को जड़ी बूटी लाने के लिए महल के खुफिया दरवाजे से बाहर निकाला था, और इस बेवकूफ़ रानी ने राजा को मजीद यकीन दिलाने की खातिर ये भी बता दिया कि उसने नागपाल जी को अपनी शाही अंगूठी भी दी ताकि खुफिया सुरंग के बाहर अगर कोई सिपाही उसे रोके तो वो शाही अंगूठी दिखाकर निकल जाए। राजा को रानी पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो उसकी चहीती रानी थी। राजा उससे मोहब्बत करता था। गुस्सा पी कर रह गया, लेकिन रानी को डांट कर अपना थोड़ा बहुत गुस्सा जरूर निकाला। उसने रानी को सरजनिश करते हुए कहा, तुमने बड़ी नादानी की। तुम्हें ये भी ख्याल ना आया कि नागपाल शाही तबीब है और उसको हमने अपने हुक्म से बाकायदा ऐलान करके महल का शाही तबीब मुकर्रर किया है, और ये कि नागपाल का दिल यहाँ नहीं लगता था और उसने हमसे दरख्वास्त भी की थी कि मुझे रुखसत कर दिया जाए। अब अगर वो ना मिला और राया को खबर हो गई तो हमारी किस कदर बेइज्जती होगी। राया हमसे बदगुमान हो जाएगी और हमारे दुश्मनों को हमारे खिलाफ साजिशें करने का मौका मिल जाएगा। रानी ने हाथ बांधकर आजिजी से कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बड़ी भूल हो गई, लेकिन मैंने सिर्फ औलाद की खातिर ऐसा किया है। मेरी इल्तिजा है कि जिन सिपाहियों को आपने कैद में डाला है उन्हें जान से ना मारें, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। मैंने नागपाल जी को महल के खुफिया रास्ते से निकाला है। राजा दोनों हाथ पीठ पर रखे बेचैनी से टहल रहा था। रानी की इल्तिजा सुनकर बोला, अगर तुम हमारी चहीती रानी ना होती, अगर हमें तुमसे मोहब्बत ना होती तो देवताओं की कसम हम अपने हाथ से तुम्हारा सर कलम कर देते, लेकिन हम मजबूर हैं। हम तुम्हारी इल्तिजा कबूल करते हैं। हम सिपाहियों को कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन वो सारी उम्र कैद खाने में ही बसर करेंगे। राजा ने सेनापति यानी वजीर जंग से मशवरा किया और कहा कि शाही तबीब नागपाल को गिरफ्तार करके वापस लाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी राजगद्दी की इज्जत का मामला है। सेनापति ने कहा, महाराज ये शाही तबीब नागपाल हमारे मुल्क से निकलकर श्रीलंका के मुल्क को ही गया होगा। श्रीलंका का राजा आपका दोस्त है। अपना सफ़ीर भेजकर उसे सारे हालात की खबर करें और कहें कि नागपाल उसके मुल्क में जहाँ कहीं भी हो उसे गिरफ्तार करके हमारे हवाले किया जाए। राजा ने कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नागपाल श्रीलंका की तरफ जाने की बजाय ऊपर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहरों की तरफ निकल गया हो। ऐसी सूरत में हम उसका कहाँ तक पीछा कर सकते हैं? सेनापति बोला, आप चिंता ना करें, मैं अपने जासूस भेजकर पहले ही मालूम करता हूँ कि नागपाल महल से निकलने के बाद किस तरफ को गया होगा। सेनापति ने अपने खास जासूस को फौरन विशाला की बंदरगाह की तरफ रवाना कर दिया। उस जासूस ने बंदरगाह पर पहुंचते ही माहीगिरों और मल्लाहों से पूछगीछ शुरू कर दी। आखिर एक मल्लाह ने कहा, महाराज कल रात में कुछ मुसाफिर और माल लेकर बड़ी कश्ती में श्रीलंका की तरफ रवाना होने लगा तो एक नौजवान मेरे पास आया। उसका हुलिया साधु जोगियों वाला था। कहने लगा, मुझे नाग देवता की पूजा करने श्रीलंका जाना है। मैं नाग देवता का पुजारी हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। मैंने उसे अपनी कश्ती में बिठा लिया और उसे दूसरे मुसाफिरों के साथ ही श्रीलंका पहुँचा दिया। शाही जासूस ने मल्लाह से उस जोगी किस्म के आदमी का हुलिया पूछा तो उसने जो हुलिया बताया वो शाही तबीब नागपाल का ही था। शाही जासूस ने फौरन महल में वापस आकर सेनापति को बताया कि शाही तबीब महल से फरार होकर श्रीलंका गया है। सेनापति ने राजा को यह खबर सुना दी। जब विशाला शहर के राजा को यकीन हो गया कि शाही तबीब नागपाल श्रीलंका ही गया है तो उसने उसी वक्त श्रीलंका के राजा के नाम एक खत लिखवाया। खत में लिखा था, मेरे दोस्त और मित्र राजा विशाम, मेरे दरबार का एक शाही तबीब जिसका नाम नागपाल है मेरी रानी की कीमती हीरे वाली शाही अंगूठी चुराकर भाग गया है। हमें पता चला है कि ये चोर तबीब जिसने ऋषि मुनियों और साधु संतों वाला हुलिया बना रखा है मेरे मुल्क से फरार होकर तुम्हारे मुल्क श्रीलंका गया है। मैं तुमसे एक दोस्त होने के नाते दरख्वास्त करता हूँ, जैसे भी हो अपने मुल्क में उस चोर ऋषि मुन्नों को गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़कर मेरे पास पहुँचा दो ताकि मैं राया के आगे बेइज्जत होने से बच सकूँ। खत पर अपने दस्तखत वाली शाही मोहर लगाकर राजा ने अपने खास सफ़ीर को खत दिया और कहा कि इसी वक्त मुल्क श्रीलंका की तरफ रवाना हो जाओ और राजा विशाम को जाकर ये खत दे आओ। शाही सफ़ीर उसी वक्त एक खास कश्ती में श्रीलंका के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। शाही कश्ती तेज़ रफ्तार थी। उसे 12 गुलाम चप्पुओं से चला रहे थे और 2 बागबान भी खुले थे। 1 घंटे में मुल्क हिंदुस्तान और मुल्क श्रीलंका के दरमियानी समंदर को अबूर करके शाही सफ़ीर की कश्ती श्रीलंका के साहिल पर पहुंच गई। सफ़ीर ने उसी लम्हे श्रीलंका के उस ज़माने के राजा विशाम के महल में जाकर राजा का खत पहुंचा दिया। राजा विशाम ने अपने दोस्त विशाला के राजा का खत पढ़कर सफ़ीर से कहा, हमारे दोस्त और हमारे मित्र को जाकर हमारा ख़ास पैगाम दो कि हम उस चोर ऋषि मुन्नी की खोज लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उस नकली ऋषि मुन्नी नागपाल को गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़कर बहुत जल्द तुम्हारी खिदमत में पेश कर देंगे। सफ़ीर को रुखसत करने के बाद श्रीलंका के राजा विशाम ने अपने खास सिपाहियों और ख़ास जासूसों को नागपाल का वो हुलिया जो विशाला के राजा के सफ़ीर ने बयान किया था बता दिया और हुक्म दिया कि इस हुलिये का साधु जोगी और ऋषि मुन्नी जहाँ कहीं भी मिले उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। ये चोर ऋषि मुन्नी है और विशाला के राजा की रानी की
शाही अंगूठी चुराकर श्रीलंका भाग आया है। श्रीलंका के शाही सिपाहियों का दस्ता और शाही जासूस नागपाल की तलाश में निकल पड़े। नागपाल ने श्रीलंका के मुल्क में दाखिल होने के बाद एक दूर दराज गुंजान जंगल में नदी के किनारे अपनी झोंपड़ी बना ली थी। यहाँ जंगली फल बहुत थे। नागपाल जंगली फल खाकर थोड़ा बहुत पेट भर लेता था। उसका इरादा श्रीलंका के मुल्क में ज़्यादा देर रहने का नहीं था, क्योंकि उसे खतरा था कि विशाला के राजा के आदमी उसकी तलाश में उसके पीछे ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो उस राजा के शाही महल की रवायात से वाकिफ़ था कि अगर शाही दरबार का कोई शाही तबीब, शाही नजूमी या शाही गवैया किसी वजह से फ़रार हो जाए तो राजा को राया पर अपना एतमाद बहाल करने के लिए उस मफरूर दरबारी को हर हालत में गिरफ्तार करना होता है। नागपाल का ख्याल था कि वो कुछ रोज़ श्रीलंका के मुल्क में रहकर चंपाकली को तलाश करने की कोशिश करेगा, और अगर उसका खोज ना मिला तो किसी तिजारती जहाज़ में सवार होकर दजला फरात की वादी के किसी शहर की तरफ वापस चला जाएगा। लेकिन एक रात ऐसी बात हो गई कि नागपाल पर श्रीलंका में रुकना लाजिम हो गया। ऐसा हुआ कि एक रात वो ज्ञान ध्यान के बाद सो गया तो ख्वाब में उसने नाग देवता को देखा कि नाग देवता बहुत बड़े फन वाले सांप के रूप में चांदी के एक तख्त पर बैठा है और नागपाल हाथ बांधे सर झुकाए उसके सामने खड़ा है। चारों तरफ नीले रंग की धुंध फैली हुई है। ख्वाब में ही नागपाल को जैसे नाग देवता की आवाज़ सुनाई दी, नागपाल, तुम हमारे सच्चे पुजारी हो। तुम एक औरत से भी मोहब्बत करने लगे हो। जब हमारा पुजारी हमारे अलावा किसी और से भी मोहब्बत करने लगता है तो हम उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं, लेकिन हमने तुम्हारे साथ ये सलूक नहीं किया। अब हमारी बात गौर से सुनो। इस मुल्क को छोड़कर और कहीं न जाना। तुम्हारी चंपाकली तुम्हें इसी मुल्क में मिलेगी। ख्वाब में ही नागपाल की आंखों में आंसू आ गए। उस पर रिक्कत तारी हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि खुद नाग देवता उसके ख्वाब में आए हो। उसने कुछ कहने के लिए अपने कपकपाते हुए होंठ खोले ही थे कि उसकी आंख खुल गई। वो अपनी झोंपड़ी में चटाई पर बिल्कुल सीधा लेटा था। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर थे। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। उसकी आंखें अभी तक आंसुओं से भरी हुई थी। उसका दिल नाग देवता की मोहब्बत में लबरेज हो गया था। उसने हाथ जोड़कर सर झुका दिया और नाग देवता का तस्वुर सामने लाकर कहा, नाग देवता, मैं तुम्हारा गुनहगार पुजारी हूँ। मैंने तुम्हारी मोहब्बत के साथ चंपाकली की मोहब्बत को मिला दिया। मुझे क्षमा कर देना। मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। तू मेरे दिल का हाल जानता है, मुझे माफ़ कर देना। नागपाल देर तक सर झुकाए बैठा नाग देवता के तस्वुर में उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। जब उसका जी हल्का हो गया तो झोंपड़ी से निकल आया। नदी पर जाकर स्नान किया। रात के बचा कर रखे हुए नारियल और जंगली केलों का थोड़ा सा नाश्ता किया और झोंपड़ी के अंदर चटाई पर आलती पालती मारकर बैठ गया। एक मुद्दत के बाद नागपाल का दिल सच्ची खुशी से हिमकनार हुआ था। नाग देवता ने उसे चंपाकली से मिलने की खुशखबरी दी थी, लेकिन इस ख्याल से उसका जहन परेशान भी हो रहा था कि अब उसे एक ऐसे मुल्क में रहना पड़ेगा जहाँ विशाला के राजा ने उसकी तलाश में अपने सिपाही भेज दिए होंगे। उन सिपाहियों को राजा ने नागपाल का हुलिया भी बता दिया होगा और वो उसे जगह जगह तलाश कर रहे होंगे। नागपाल का हुलिया ऐसा था कि वो दूर से पहचाना जा सकता था। नागपाल ने पहला फैसला ये किया कि उसे अपना हुलिया बदल लेना चाहिए। नागपाल ने अपने सर के बाल और दाढ़ी मूछें मुंडवा कर रखना था। उसने तय कर लिया कि अब वो दाढ़ी मूछें और सर के बाल बढ़ाएगा और ऋषि मुन्नी वाला लिबास भी नहीं पहनेगा। लिबास के ख्याल से अचानक उसे राजा विशाला की रानी की दी हुई शाही अंगूठी याद आ गई, जो उसने नागपाल को महल से निकलते वक्त दी थी, और उसने वो अंगूठी अपने लंबे कुर्ते की बगली जेब में रख ली थी। नागपाल ने जल्दी से अपने कुर्ते की बगली जेब में हाथ डाला। शाही अंगूठी जेब में मौजूद थी। उसने अंगूठी बाहर निकाल कर उसे झोंपड़ी में जलते दिए की रोशनी में गौर से देखा। अंगूठी सोने की थी और उसमें जड़ा हुआ हीरा सितारे की तरह चमक रहा था। नागपाल को अफसोस हुआ कि इतनी कीमती अंगूठी खामखा उसके पास ही रह गई। वो अंगूठी रानी के लिए बड़ी कीमती होगी, मगर नागपाल के लिए बेकार थी। पहले उसने अंगूठी को नदी में फेंक देने का सोचा, फिर कुछ सोचकर उसे अपनी जेब में रख लिया। अंगूठी के साथ ही उसे स्याह सांप ही याद आ गया, जिसको नागपाल ने इंसानी जिस्म से जहर चूस लेने की तरबियत दी थी। वो सांप भी पटारी में बंद राजा के महल में ही रह गया था। नागपाल को चूंकि अब श्रीलंका के मुल्क में ही रहना था और वो जानता था कि विशाला के राजा के सिपाही या जासूस उसकी तलाश में यहाँ ज़रूर पहुँच गए होंगे, इसलिए उसे बड़ी मोहतात मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी, जिस पर अमल करने से उसके कम अज़ कम उस वक्त तक पकड़े जाने का अंदेशा न रहे जब तक कि वो नागदेवता की खुशखबरी के मुताबिक चंपाकली से दोबारा नहीं मिल लेता। चंपाकली से मिलने के बाद तो उसने सोच रखा था कि वो उसे लेकर दजला फरात की वादी से भी आगे किसी और मुल्क की तरफ चला जाएगा। जोगी साधु और नाग देवता के पुजारी की हैसियत से तो नागपाल को अपने खाने पीने की फिक्र नहीं होती थी। वो जहाँ जाकर बैठ जाता, लोग अपने आप नजराने वगैरह लेकर उससे नाग देवता के आगे प्रार्थना करवाने आ जाते। मगर अब वो इस हुलिये में नहीं होगा और उसे जिंदा रहने की खातिर कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। सांपों को पकड़ना, उनका जहर निकालकर राजाओं महाराजाओं के पास जाकर फरोख्त करना नागपाल का जद्दी पुश्ती काम था। राजे महाराजे
मुंह मांगी कीमत पर जहरीला से जहरीला सांप या उनका जहर खरीद लेते थे, क्योंकि महल्लात में शुरू से ही ये रवायत चली आ रही थी कि तख्त पर कब्जा करने के लिए शाही महल्लात में साजिशें होती रहती थी और राजे महाराजे तख्त पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे को कत्ल करते ही रहते थे और किसी राजा को तेजी से असर करने वाला जहर देकर हलाक करना सबसे आसान काम था। इसलिए शाही महल्लात के राजे या वजीर, अमीर या शहजादे सांपों का जहर खरीद लेते थे। मगर नागपाल ये काम नहीं कर सकता था। उसके लिए काम आसान ये था कि वो जंगल से सांप पकड़े, उन्हें किसी पटारी में बंद करे और लोगों को सांपों का तमाशा दिखाकर पेट की आग बुझाने के लिए थोड़ा बहुत कमा लिया करे। श्रीलंका के मुल्क में उस जमाने में भी बड़ी बारिशें हुआ करती थी और चूंकि आबादी बेहद कम थी, इसलिए जंगलात के दरख्त इतने ज़्यादा नहीं काटे जाते थे और जंगल आज के मुकाबले में बड़े घने होते थे और उन घने जंगलों में बहुत सांप पाए जाते थे। उन जंगलों में नागपाल को आसानी से सांप मिल सकते थे। सबसे पहले इस अमर की ज़रूरत थी कि उसके सर के और दाढ़ी मूंछ के बाल इतने बढ़ाएं कि अगर वो जंगल से निकलकर शहर या किसी गांव का रुख करे तो कोई उसे पहचान ना सके। उसके लिए वक्त दरकार था, यानी नागपाल को जंगल में छुपकर कुछ वक्त गुजारना था, क्योंकि बाल 1-2 दिन में बड़े नहीं हो जाते। नागपाल ने अपने आप को इसी जंगल वाली झोंपड़ी तक महदूद कर लिया जहाँ वो छुपकर बैठा था। यहाँ जंगली फलों की फरावानी थी, वो आसानी से जिंदा रह सकता था। 2 महीने गुजर गए। इस दौरान नागपाल के सर और दाढ़ी मूंछ के बाल इतने निकल आए कि कोई आसानी से उससे पहचान नहीं सकता था। तब वो एक रोज़ जंगल से निकलकर साहिल समंदर के करीबी कस्बे में गया जहाँ किसी देवी देवता की पूजा होती थी। यह वो ज़माना था जब लोग बेशुमार बुतों को देवी देवता बनाकर उनकी पूजा करते थे। नागपाल उस मंदिर के बाहर एक तरफ होकर बैठ गया। लोग पूजा करने आते तो नागपाल को अपनी देवी देवता का पुजारी समझकर उसके आगे भी उस मुल्क के चंद एक सिक्के रख जाते। 2-3 दिनों में नागपाल के पास इतने पैसे हो गए कि वो अपने लिए नए हुलिये के कपड़े वगैरह खरीद सकता था। चुनाचे वो एक रोज़ कस्बे में गया। उसने अपने लिए उस ज़माने के आम शहरी के पहनने वाला एक तहमद और 2-3 आधे बाजुओं वाले सदरी के तर्ज के कुर्ते खरीदे। कंधे पर लटकाने वाला एक कपड़े का थैला खरीदा। 2-3 बांस की तीलियों से बनाई गई पटारियाँ खरीदी। एक उस ज़माने का चप्पल की वसा का जूता खरीदा। एक लकड़ी की कंघी खरीदी और अपनी जंगल वाली झोपड़ी में वापस आ गया। सबसे पहले उसने जंगल में घूम फिर कर 4-5 मुख्तलिफ तरह के छोटे बड़े सांप पकड़कर पिटारी में बंद किए और पिटारी झोंपड़ी में लाकर रख दी। वो मज़ीद 1 महीना झोंपड़ी में ही रहा। अब उसके सर के बाल काफ़ी लंबे हो गए थे और दाढ़ी मूंछें भी बढ़ गई थी। उसने नदी में झुककर अपनी शक्ल देखी। वो खुद भी अपने आप को पहचान नहीं सका। अब वक्त आ गया था कि वो चंपाकली की जुस्तजू में जंगल से बाहर निकले, क्योंकि इतना उसे मालूम था कि चंपाकली उसे जंगल में बैठे बिठाए नहीं मिलेगी। उसको हासिल करने के लिए उसे इस मुल्क में घूमना फिरना होगा। जंगलों के अलावा दूर दराज छोटे छोटे गाँव की आबादियों और शहरों में भी जाना होगा। चुनाचे नागपाल ने जंगल में से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। जिस रोज़ सुबह सुबह उसे जंगल से गांव की तरफ जाना था, उस रोज़ शाम के वक्त वो झोंपड़ी के बाहर बैठा था कि उसे सांप की फनकार की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो वो समझा कि उसने जो सांप पकड़कर पिटारी में बंद किए हुए हैं ये उनमें से किसी की फनकार थी, मगर जो फनकार उसने सुनी थी वो उसे जानी पहचानी लगी। दूसरी बार फिर वही फनकार की आवाज़ आई। नागपाल ने गर्दन मोड़कर अपनी दाएं तरफ देखा तो वहाँ एक सियाह रंग का दरमियाने साइज का सांप कुंडली मारे बैठा था। नागपाल ने उसे फौरन पहचान लिया। ये वही सांप था जिसको उसने इंसान के जिस्म में से जहर चूस लेने की तरबियत दी थी। नागपाल उसे देखकर बहुत खुश हुआ कि उसका पुराना दोस्त भी उससे आन मिला है। उसने सांप को बड़ी मोहब्बत से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और बोला, दोस्त, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें साथ लाना भूल गया था। तुम्हारे यहाँ जाने से मुझे बहुत खुशी हुई है, मगर तुम इतनी दूर से समंदर पार करके कैसे आ गए? सांप नागपाल को टिकटिकी बांधे तक रहा था और बार बार अपनी पतली 2 शाखा जुबान बाहर निकाल रहा था। वो बोल नहीं सकता था। अगर बोल सकता तो नागपाल से ज़रूर गिला करता कि वो उसे शाही महल में अकेला क्यों छोड़ आया और उसे बताता कि किस तरह वो उसकी तलाश में रात के अंधेरे में राजा के महल से निकला और उसके जिस्म की बू सूंघता सूंघता बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से छुप छुपा कर एक बागबानी जहाज़ में चढ़ गया और श्रीलंका पहुंच गया, क्योंकि उसे इस जजीरे की तरफ से अपने मालिक नागपाल की बू आती महसूस हो रही थी। मगर सांप बेचारा बोल नहीं सकता था। वो खामोश रहा, लेकिन नागपाल इस हकीकत को जानता था कि सांप अपने मालिक के जिस्म की बू दूर से महसूस कर लेता है, बल्कि बाद सांप तो सैकड़ों मील दूर से अपने मालिक के जिस्म या उसके कपड़ों की बू महसूस कर लेते हैं। नागपाल ने अपने दोस्त काले सांप को पिटारी में बंद करने की बजाय अपनी सदरी नुमा कमीज की जेब में रख लिया। सांपों की पिटारी को झूला नुमा थैले में डाला, थैले को कंधे पर लटकाया और सांपों का तमाशा दिखाने और हकीकत में चंपाकली की तलाश की मुहिम का आगाज़ करते हुए करीबी गांव की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ राजा विशाला ने नागपाल की तलाश में
सिपाहियों का जो खास दस्ता श्रीलंका भेजा था वो जगह जगह मंदिरों वगैरह में नागपाल को तलाश करता रहा। जब नागपाल के हुलिये का आदमी उन्हें कहीं नजर न आया तो सिपाहियों का ये दस्ता राजा के हुक्म से वापस आ गया। मगर राजा विशाला के 2 खास जासूस जिन्होंने नागपाल को अपनी आंखों से देखा था, श्रीलंका में ही रहकर नागपाल की खोज में लगे रहे। चूंकि राजा विशाला ने श्रीलंका के राजा और अपने दोस्त राजा विशाम को खत लिखकर नागपाल की गिरफ्तारी की ताकीद कर दी थी और श्रीलंका के राजा विशाम ने उसे यकीन दिलाया था कि नागपाल उसके मुल्क की सरजमीन में जहाँ कहीं भी होगा उसे ढूंढ निकालेगा और जंजीरों में जकड़कर विशाला के शाही महल में पहुंचा देगा। इसलिए राजा विशाला मुतमईन हो गया। राजा विशाला के दोनों जासूस जो नागपाल की शक्ल सूरत से वाकिफ थे, वो भी श्रीलंका के राजा विशाम के खास जासूसों के साथ शामिल हो गए थे और ये मिलकर नागपाल की खोज में लग गए थे। श्रीलंका के राजा विशाम का महल साहिल समंदर पर इस मुल्क के सबसे बड़े शहर में था। ये शहर उस जमाने के मुल्क श्रीलंका की राजधानी था और उसका नाम बाज मोरखीन ने जलगाम बताया है। ये शहर उसी जगह पर वाक़ था जहाँ आजकल श्रीलंका का दारुल हुकूमत कोलंबो है। हम उस शहर का नाम जलगाम ही लिखेंगे। मुतिंगा सौदागर की हवेली भी उसी शहर जलगाम में थी जहाँ चंपाकली मुतिंगा की चहेती कनीज की हैसियत से एक कैदी की जिंदगी बसर कर रही थी। उसे भी सौदागर मुतिंगा की पसंद की दूसरी खास कनीजों की तरह हवेली से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं थी। चंपाकली नैनवर शहर के सौदागर की कैद से निकलने के बाद श्रीलंका के मुल्क में आकर एक दूसरे सौदागर मुतिंगा की हवेली में कैद कर दी गई। वो दिन रात नागपाल को याद करती। उसकी आंखों के सामने हर वक्त नागपाल का तस्वुर कायम रहता। वो इस उम्मीद पर जिंदा थी कि एक न एक दिन देवता उसे ज़रूर नागपाल से मिला देंगे। उसे मालूम ही नहीं था कि अपने जिस महबूब की याद में वो दिन रात तड़पती रहती है वो इसी मुल्क में पहुंच चुका है जिस मुल्क में वो रह रही है। नागपाल ने जिस जंगल में अपना ठिकाना बना रखा था, उस जंगल के आसपास जितने गांव और कस्बे थे, वहाँ का कोना कोना नागपाल ने सांपों का तमाशा दिखाने वाले स्पेरे के भेस में छान मारा था। मगर चंपाकली का उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिला। चुनाचे उसने जंगल में से अपना डेरा उठाया, सांपों की पिटारी अपने झोले वाली कमीज में डाली और झोला कंधे पर लटकाया और श्रीलंका की राजधानी जलगाम की तरफ जाने वाले एक काफले में शामिल हो गया। काफले के लोग छकड़ों पर सवार थे जिन्हें बैल खींच रहे थे। रास्ते में पहाड़ी टीले और घने जंगल पड़ते थे। बारिश आ जाती तो काफला किसी टीले के दामन में पड़ाव डाल देता। बारिशें इस मुल्क में बहुत होती थी। बारिशों की वजह से एक तो इस मुल्क में सब्जा बहुत था, दूसरे उस मुल्क की मिट्टी गुलाबी रंग की थी। लोग अनाज की बजाय चावल ज़्यादा खाते थे। नारियल, आम और अनानास की फरावानी थी। उस ज़माने में चाय अभी दरियाफ्त नहीं हुई थी। लोग चाय की जगह कोको के बीज पानी में पकाकर पीते थे। काफला दिन में सफ़र करता और रात को लोग आराम करते। लोगों के रंग गहरे नुस्वारी और काले थे, कद छोटे और बाल घुंघरियाले और घने होते। तहमद आम पहनावा था। देहाती और जंगल में रहने वाले देहाती लोग तहमद को नीचे से घुटनों तक लाकर कमर में अड़स देते ताकि चलने फिरने और काम करने में तहमद की वजह से रुकावट ना हो। देहात में बहुत कम लोग जूते पहनते थे। ये काफला 6-7 दिन घने दुश्वार गुजार पहाड़ी जंगलों में सफ़र करने के बाद श्रीलंका के उस ज़माने के सबसे बड़े साहली शहर और श्रीलंका के उस ज़माने की राजधानी कोलंबो पहुंच गया। उस ज़माने में कोलंबो का नाम कुछ और था जिसकी तारीख की किताबों से तस्दीक नहीं हो सकी। ये मुल्क श्रीलंका उस ज़माने में बड़ा खुशहाल था। उस मुल्क का अपना तिजारती माल भी बादबानी जहाज़ों के ज़रिए जनूब मगरबी मुल्कों को जाता था और मगरब की तरफ उस अहद में जो मुल्क आबाद थे उसके माल तिजारत से लदे हुए जहाज़ भी श्रीलंका आते थे और भारी महसूल अदा करते थे। नागपाल कोलंबो आ गया। जजीरे के मशरकी इलाके में जितने देहात और छोटे छोटे शहर थे वहाँ उसने चंपाकली को काफ़ी तलाश किया और अब उस ख्याल से बड़े शहर कोलंबो आ गया कि शायद यहाँ उसे अपनी महबूबा और अपनी पत्नी चंपाकली का कुछ सुराग मिल जाए। उसने बंदरगाह से दूर शहर के जनूबी हिस्से में समंदर से कुछ फासले पर जंगली नारियल और बांस के झुंडों में अपने लिए एक झोंपड़ी बना ली और शहर में चल फिर कर चंपाकली का खोज लगाने लगा। उसने स्पेरों की रवायत के मुताबिक एक बीन हासिल कर ली। आबादियों में से गुजरते हुए उसे बजाता और जहाँ ज़्यादा मकान होते वहाँ सांपों का तमाशा दिखाने बैठ जाता। बीन बजाते और सांपों का तमाशा दिखाते हुए उसकी आंखें बराबर आसपास के मकानों का जायज़ा लेती रहती। जहाँ घर की औरतें मकानों के दरवाज़ों और खिड़कियों में से सांप का तमाशा देख रही होती। कोलंबो शहर के गुंजानाबाद इलाके में सुराग रसानी करने के बाद नागपाल ने शहर के जनूब मशरकी इलाके का रुख किया जहाँ शहर के उमरा और दौलतमंद सौदागरों के शानदार मकान और हवेलियाँ थीं। वो अपनी झोंपड़ी से निकलकर रोज़ाना कभी दिन के वक्त और कभी शाम के वक्त उस इलाके में आता। मुख्तलिफ जगहों पर बीन बजाकर सांप का तमाशा दिखाता। गहरी निगाहों से इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लेता और वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चल देता। एक दिन नागपाल किसी अमीर हवेली की आदमी के बाहर से बीन बजाते हुए गुजर रहा था कि हवेली में से एक नौकरानी निकल आई। उसने नागपाल को रोककर पूछा, नागी बाबा, तुम कहाँ के रहने वाले हो?
तुम्हारे रंग रूप से मालूम होता है कि तुम इस मुल्क के स्पेरे नहीं हो। नागपाल के सर के बाल और दाढ़ी मूंछों के बाल काफ़ी लंबे हो चुके थे और उसका कोई जानने वाला भी उसे आसानी से पहचान नहीं सकता था। वो रुक गया और नौकरानी से मुखातिब होकर बोला, बहन तुम ठीक कहती हो, मैं इस मुल्क का रहने वाला नहीं हूँ, दूसरे मुल्क से यहाँ रोज़ी कमाने आया हूँ। नौकरानी ने पूछा, तुम्हारे पास तो तरह तरह के सांप होंगे। हाँ, नागपाल आहिस्ता से बोला, हर तरह के सांप रखने पड़ते हैं, तमाशा जो दिखाना होता है। सांप तुम्हें काटते नहीं बाबा? नौकरानी ने पूछा। नागपाल ने जवाब दिया, बीबी हमने उनका जहर निकाला होता है। नौकरानी ने कहा, हमने तो सुना है कि सांप का जहर निकाल दिया जाए तो 1-2 दिन के बाद जहर फिर पैदा हो जाता है। तुमने ठीक सुना है बीबी, नागपाल ने जवाब दिया, हम दोबारा जहर निकाल देते हैं। क्या तुम वो जहर जमा कर लेते हो बाबा? नौकरानी के इस सवाल पर नागपाल को थोड़ा सा ताज्जुब ज़रूर हुआ, लेकिन ये सोचकर उसने कोई ख्याल न किया कि ये कोई बातूनी औरत है, उसे जवाब देना ही पड़ रहा था। कहने लगा, हमें जहर जमा करने की क्या ज़रूरत है बीबी, हम उसे फेंक देते हैं। नागी बाबा, नौकरानी ने सवाल किया, तुम कहाँ रहते हो? नागपाल उस औरत से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने कह दिया, समंदर के किनारे जुनूब मगरिब में नारियलबाज के झुंडों में मेरी झोंपड़ी है, वहीं रहता हूँ। नौकरानी ने जेब से एक सिक्का निकाल कर नागपाल को दिया और कहा, माफ़ करना बाबा, मैं जल्दी में हूँ, सांपों का तमाशा नहीं देख सकती, ये तुम्हें अपनी खुशी से मैं दे रही हूँ। सिक्का चांदी का था। नौकरानी वापस हवेली में चल दी। नागपाल ने शुक्र अदा किया कि एक बात उन्हीं औरत से जान छूटी। वो बीन बजाता आगे चल दिया और आगे जहाँ 2-4 हवेलियाँ साथ साथ बनी हुई थी वहाँ बैठकर पटारी खोली। एक सांप बाहर निकाला और बीन बजाकर उसे नचाने लगा। हवेलियों में से कुछ बच्चे और नौजवान नौकरानियाँ निकलकर नागपाल के सामने एक तरफ बैठ गईं और सांप का नाच देखने लगी। हवेलियों की खिड़कियाँ बंद थीं। नागपाल की नज़रें चंपाकली का चेहरा देखने के लिए खिड़कियों और हवेलियों के दरवाज़ों का जायजा ले रही थी, मगर ये चेहरा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर तमाशा दिखाने के बाद नागपाल आगे चल दिया। इसी तरह 3 जगहों पर तमाशा दिखाने और चंपाकली का खोज लगाने की नाकाम कोशिश के बाद नागपाल अपनी झोंपड़ी की तरफ वापस चल पड़ा। बाकी दिन उसने अपनी झोंपड़ी में ही गुजार दिया। एक बात का नागपाल खास तौर पर ख्याल रखता था। उसे मालूम था कि राजा के जासूस या उसके सिपाही उसे ज़्यादातर देवी देवताओं के मंदिरों में और उनके आसपास ही तलाश कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नागपाल नाग देवता का पुजारी है और वो नाग देवता के पुजारियों के हुलिये में है। इस वजह से वो मंदिरों के आसपास ही कहीं मिलेगा। चुनाचे नागपाल कभी किसी भी मंदिर के करीब नहीं जाता था। वो शहरी आबादियों में रहकर सांप का तमाशा दिखाता और शहर की आबादियों में ही चंपाकली को तलाश करता। सूरज गरूब हो गया था। शाम का सुरमई धुंधलका आहिस्ता आहिस्ता साहिल समंदर और बांस नारियल के दरख्तों में फैल रहा था। नागपाल अपनी झोंपड़ी के बाहर चटाई बिछाकर बैठा था। उसका जहन चंपाकली के बारे में सोच रहा था। उसे पूरा यकीन था कि नाग देवता ने कहा है तो चंपाकली उसे इसी शहर में, इसी मुल्क में कहीं ना कहीं एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। नागपाल में सब्र का ज़बरदस्त मादा था। अगरचे मोहब्बत का तकाजा था कि चंपाकली उसे फ़ौरन किसी जगह अचानक मिल जाए, लेकिन वो एक तपस्वी की हैसियत से सब्र के साथ इंतज़ार भी कर सकता था। वो झोंपड़ी के बाहर बैठा दूर समंदर पर गहरे होते शाम के धुंधलेके को देख रहा था कि उसे 2 औरतें अपनी तरफ आती नजर आईं। पहले तो उसको ख्याल आया कि वो किसी दूसरी तरफ जा रही हैं, लेकिन उनका रुख नागपाल की झोंपड़ी की तरफ ही था। औरतें करीब आईं तो नागपाल ने एक औरत को पहचान लिया। ये वही नौकरानी थी जो दिन के वक्त एक हवेली के बाहर उसे मिली थी और जिसने सांपों के बारे में उससे मुख्तलिफ सवाल पूछे थे। उसके साथ जो औरत थी उसने काली चादर से अपना जिस्म ढांप रखा था और उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों औरतें नागपाल के सामने थोड़े फासले पर बैठ गईं। जो औरत नौकरानी थी उसने नागपाल से कहा, नागी बाबा, ये मेरी सहेली है, इसका नाम अंजलि है। ये बेचारी बड़ी मुसीबत में है, इसकी मुसीबत दूर कर दो, ये तुम्हें मुँह मांगा इनाम देगी। फिर उसने अपनी सहेली की तरफ देखकर कहा, अंजलि, नागी बाबा को तुम अपनी मुसीबत का हाल खुद बता दो। अंजलि ने ठंडी आह भर कर कहा, बाबा, तुमसे मैं कुछ नहीं छुपा सकती। मेरी बूढ़ी माँ को नशे की लत पड़ गई है। पहले वो ताड़ी का नशा करती थी। जब ताड़ी से उसका नशा पूरा ना होता तो वो बिच्छू पकड़कर उसे भूनती, उसको कूट कर उसकी राख को पानी के साथ निगल जाती। जब उससे भी उसका नशा पूरा ना हुआ तो उसने एक और काम शुरू कर दिया। वो जंगल में जाकर सांप पकड़ती और उससे अपने आप को डसवाती। उसके खून में पहले ही नशे का बहुत जहर शामिल हो चुका था, जिसकी वजह से सांप का जहर उसे हलाक न करता बल्कि उसके जहर का नशा उस पर चढ़ जाता। मेरी माँ की ये आदत अब भी कायम है। वो दिन में एक सांप से ज़रूर डसवाती है, जिसके लिए उसे जंगल में सारा दिन दर बदर फिरना पड़ता है। मुझसे उसकी ये दरबदरी देखी नहीं जाती। नागी बाबा, मैं तुम्हारे पास ये अरदास लेकर आई हूँ कि मुझे कोई ऐसा जहरीला सांप दे दो जो मेरी माँ का नशा घर बैठे पूरा कर दिया करे। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं उसके एवज तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। नागपाल को दिल में बड़ा अफसोस हुआ कि नशा
इंसान को किस इबरतनाक हालत तक पहुंचा देता है। पहले तो उसने उस औरत से कहा कि वो किसी तरीके से अपनी माँ की नशे की आदत छुड़ाने की कोशिश करे। जब अंजलि ने कहा कि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, मेरी माँ की नशे की आदत छुड़ाना नामुमकिन है, तो नागपाल कहने लगा, ठीक है बीबी, मैं तुम्हें एक जहरीला सांप दे देता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बेहतियाती की वजह से मेरे सांप ने किसी दूसरे इंसान को डस दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अंजलि ने कहा, नागी बाबा तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं अपने साथ छोटी पिटारी लाई हूँ। और अंजलि ने अपनी काली चादर के अंदर से एक छोटी पिटारी निकालकर नागपाल के आगे रख दी और कहा, मैं सांप को इस पिटारी में बंद करके ले जाऊंगी और बंद की बंद पिटारी अपनी माँ को दे दूंगी, जो उसे अपनी कोठरी में संभाल कर रख देगी। और जब उसे सांप से डसवाना होगा तो पिटारी में हाथ डालकर उससे डसवा लिया करेगी। यहाँ नौकरानी ने अंजलि की बात काट कर कहा, और ये पिटारी मेरी सहेली की माँ की कोठरी में ही रहेगी, वहाँ से बाहर नहीं लाई जाएगी। नागपाल बोला, मैं अब तुम्हें यही कहूँगा बीबी कि मेरे जहरीले सांप को अपने घर में ना ले जाओ। जरा सी बेहतियाती हो गई तो सांप कोठरी से निकलकर दूसरे लोगों को डस सकता है। अंजलि ने कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ नागी बाबा, ऐसा कभी नहीं होगा। नागपाल खामोश हो गया। उसने उस औरत की पिटारी अपने करीब कर ली, फिर उसका ढक्कन हटाया। उसके बाद अपनी पिटारी में से सबसे जहरीले सांप को गर्दन से पकड़कर बाहर निकाला और उस औरत अंजलि की छोटी टोकरी में डालकर पिटारी को बंद कर दिया और बोला, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर तुमने अपनी बूढ़ी माँ की जो हालत बताई है उसके सामने मजबूर हो गया हूँ। अंजलि ने पिटारी नौकरानी के हवाले की, जिसने उसे कपड़े के एक थैले में डालकर थैला बड़ी एहतियात से अपने हाथों में पकड़ लिया। अंजलि ने चादर के अंदर हाथ डालकर मोतियों का एक हार निकालकर नागपाल को इनाम के तौर पर देना चाहा, मगर नागपाल ने हार लेने से इनकार कर दिया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने किसी लालच के लिए तुम्हारा काम नहीं किया। ये हार तुम अपने पास ही रखो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये राज सिर्फ अपने तक ही रखोगी, किसी को बताओगी नहीं कि ये सांप मैंने तुम्हें दिया है। अंजलि ने अपने मुल्क के सबसे बड़े देवता की कसम खाते हुए कहा, मैं अंबर के नीले मोर देवता की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं और मेरी सहेली ये राज किसी पर जाहिर नहीं करेंगी। नागपाल ने कहा, तुम जाओ। नौकरानी और उसकी सहेली अंजलि ने नागपाल के चरण छुए, हाथ बांध कर प्रणाम किया और सांप की पिटारी लेकर वहाँ से रुखसत हो गई। उनके जाने के बाद नागपाल देर तक सोचता रहा कि नशे की आदत इंसान को किस कदर मजबूर और बेबस कर देती है, यहाँ तक कि नशा करने वाला कभी कभी इंसानियत के मुकाम से भी नीचे गिर जाता है। नागपाल से सांप लेकर नौकरानी और उसकी सहेली अंजलि शहर के साहली इलाके की एक हवेली के अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। दोनों हवेली के कमरे में आ गईं, जहाँ दीवारों पर रेशमी पर्दे पड़े थे और एक शानदार पलंग बिछा हुआ था। नौकरानी की सहेली ने, जिसका नाम नौकरानी ने अंजलि बताया था, सांप की पिटारी पलंग पर रखी और चादर उतार दी। चादर उतर जाने के बाद ये राज खुला कि ये औरत अंजलि नहीं थी, बल्कि श्रीलंका के दौलतमंद सौदागर मुतिंगा की पहली कनीज सुंदरी थी। और यह हवेली सौदागर मुतिंगा की थी, जहाँ चंपाकली रहती थी। सुंदरी ने नौकरानी से कहा, दुलारी, जोगिस पेरे के साथ हमने जो वादा किया है हमें उसका पालन करना होगा। ये राज सवाए तुम्हारे और मेरे किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। नौकरानी का नाम दुलारी था। दुलारी ने कहा, मालकन, मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं कि ये राज किसी के आगे खोलूं। सुंदरी ने दुलारी को शाबाश देते हुए कहा, हमारी कामयाबी भी इसी में है। सुंदरी ने सांप की पिटारी लकड़ी के बड़े संदूक के पीछे छुपा कर रख दी और पलंग पर बैठ गई। उसके चेहरे पर इंतकामी जज्बे की लकीरें उभर आई थी। उसने कहा, ये नई कनीज चंपाकली सोच रही होगी कि वो मेरे मालिक मुतिंगा के दिल से मेरी मोहब्बत निकाल कर अपनी मोहब्बत का जादू कर देगी और इस हवेली की मालकन बन जाएगी। नौकरानी दुलारी ने सुंदरी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, उसे पता ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी के बस 1-2 दिन ही बाकी रह गए हैं। सुंदरी ने कहा, लेकिन हमें ये काम बड़ी एहतियात से करना होगा ताकि किसी को हम पर शक तक ना पड़े। नौकरानी दुलारी कहने लगी, मालकन, कैसे शक पड़ सकता है? सांप तो यहाँ निकलते ही रहते हैं और लोगों को डसते ही रहते हैं। सब यही समझेंगे कि हवेली में एक सांप आ गया था जिसने चंपाकली को डस दिया। सुंदरी बोली, ये काम कल रात को हो जाना चाहिए। दुलारी ने कहा, क्यों मालकिन, आज रात क्यों नहीं? मैं आज ही रात को सांप चंपाकली के सोने वाले कमरे में छोड़ आऊंगी। सुंदरी ने कहा, नहीं, आज रात चंपाकली अपने सोने वाले कमरे में नहीं होगी। मुझे मालूम है वो आज की रात हमारे मालिक मुतिंगा जी की खाबगाह में बसर करेगी। तो फिर कल रात को सही, दुलारी ने फैसला कुन लहजे में कहा। सुंदरी उसे समझाने लगी। जोगिस पेरे ने कहा था कि सांप बहुत जहरीला है, उसे बड़ी एहतियात के साथ चंपाकली के कमरे में छोड़ना, कहीं ये तुम्हें डस ना ले। उसकी फिक्र ना करे मालकिन, दुलारी ने जवाब दिया। चंपाकली के खिलाफ ये साजिश सुंदरी की तैयार की हुई थी, जो पहले रोज से ही चंपाकली से हसद करने लगी थी। जिस वक्त उसने चंपाकली को पहली बार अपने मालिक मुतिंगा के साथ पालकी पर बैठे देखा था तो सुंदरी जल भुनकर कोयला हो गई थी। सुंदरी को एहसास था कि अब उसके जिस्म में शबाब की ताजगी नहीं रही और मालिक उसकी जगह मुंजो दोड़ो की एक और कनीज ले आया है।
जो सुंदरी के मुकाबले में जवान भी है और खूबसूरत भी है। सुंदरी को जलापा तो था ही, लेकिन उसे ये खतरा भी था कि चंपाकली मालिक के दिल पर कब्जा कर लेगी और हवेली की मालकिन बनकर बैठ जाएगी और फिर हवेली में उसी का हुक्म चलेगा। इससे पहले कि ऐसा हो, सुंदरी ने चंपाकली का किस्सा ही पाक कर देने का फैसला कर लिया था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो चंपाकली के कांटे को अपने रास्ते से कैसे हटाए। नौकरानी दुलारी उसकी राजदार थी। उसने सुझाव दिया, मालकन, क्यों ना हम चंपाकली को किसी जहरीले सांप से डसवा कर मार डालें। इस तरह किसी को हम पर जरा सा शक भी नहीं होगा। सुंदरी को दुलारी की ये तजवीज़ पसंद आई, मगर कुछ सोचकर उसने दुलारी से कहा, मगर ये जहरीला सांप आएगा कहाँ से? तब नौकरानी दुलारी ने सुंदरी को बताया कि एक स्पेरा समंदर के किनारे जंगल में रहता है। वो चल फिर कर सांप का तमाशा भी दिखाता है। हम किसी तरीके से उससे बात करती हैं और उससे कोई जहरीला सांप हासिल करने की कोशिश करती हैं। फिर उन दोनों ने एक मंसूबा तैयार किया और सीधी समंदर किनारे नागपाल की झोंपड़ी में जा पहुंची और उसको झूठी कहानी सुनाकर एक जहरीला सांप हासिल कर लिया। उन्हें ये मालूम नहीं था कि चंपाकली का हवेली या हवेली के मालिक के दिल पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो तो खुद हवेली से फरार होने की तरकीबें सोचती रहती है। सुंदरी ने दुलारी से कहा, अब तुम भी जाकर आराम करो, मैं भी कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। चंपाकली को वो रात सौदागर मुतिंगा की खाबगाह में बसर करना थी। चंपाकली एक पल के लिए भी सौदागर मुतिंगा के करीब नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो उसकी सर खरीद कनीज थी, उसके हुक्म के आगे मजबूर थी। चंपाकली की हालत जार उस बुलबुल की तरह थी जिसको सयाद ने उसके गुलशन से पकड़कर पिंजरे में डालकर कैद कर दिया हो। वो पिंजरे में सिवाय फड़फड़ाने और अपने परों को जख्मी करने की और कुछ नहीं कर सकती थी। शाम होते ही हवेली की बूढ़ी कनीजों ने चंपाकली को 16 सिंगार से आरास्ता करना शुरू कर दिया और रात के वक्त उसे सौदागर मुतिंगा की खाबगाह में छोड़ आए। चंपाकली का दिल नागपाल की याद में खून के आंसू रो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरे दिन वो देर तक अपने कमरे में पड़ी रही। दूसरी तरफ सुंदरी और दुलारी ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। वो रात चंपाकली ने अपने कमरे में ही बसर करनी थी। चुनाचे थोड़ा बहुत खाना जहर मार करने के बाद चंपाकली अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई और नागपाल को याद करके आंसू बहाने लगी। फिर न जाने किस वक्त उसे रहमदिल नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। जब रात आधी गुजर गई और सुंदरी को यकीन हो गया कि चंपाकली अब सो गई होगी, तो उसने दुलारी से कहा, अब वक्त हो गया है, जाओ और जाकर अपना काम करो। नौकरानी दुलारी सुंदरी के कमरे में ही बैठी हुई थी। दुलारी ने संदूक के पीछे जाकर नागपाल के दिए हुए जहरीले सांप की पटारी उठा ली और उसे अपनी चादर में छुपा लिया। सुंदरी उसको बड़े गौर से देख रही थी। कहने लगी, सांप को चंपाकली के कमरे में छोड़ने के बाद उस पिटारी को गायब कर देना। ये पिटारी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। दुलारी बोली, चिंता ना करें मालकन, मैं इसे अपनी कोठरी की खिड़की में से हवेली के पीछे जो गहरी खाई है उसमें फेंक दूंगी, किसी को खबर तक नहीं होगी। सुंदरी ने कहा, हवेली की नौकरानी और नौकरों का ख्याल रखना, कहीं तुम्हें देख ना ले। दुलारी बोली, मालकिन, मैं राहदारी वाली खिड़की में से सांप को अंदर फेंक दूंगी, वहाँ रात के वक्त कोई नहीं होता। ठीक है, अब जाओ, वापस सीधी मेरे पास आकर बताना कि तुमने अपना काम कर दिया है, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी होंगी। नौकरानी दुलारी सांप की पटारी अपनी चादर में छुपाए कमरे से निकल गई। एक बागीचे में से गुजरी जहाँ कोने में 2-4 मशलें जल रही थी। दुलारी मुँह सर चादर में लपेटे बागीचे में से निकलकर हवेली की परली तरफ आई जहाँ चंपाकली का कमरा था। वो कमरे के दरवाजे की तरफ जाने की बजाय उसके पीछे से जो तंगो तारीख राहदारी गुजरती थी उस तरफ आ गई। राहदारी अंधेरे में सुनसान पड़ी थी। चंपाकली के कमरे की एक खिड़की उस राहदारी में खुलती थी। उस खिड़की में सलाखें लगी थी। अंदर की तरफ पर्दा गिरा हुआ था। दुलारी दबे पांव चलती खिड़की के पास आकर रुक गई। मुड़कर पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। दुलारी ने पटारी चादर में से निकालकर अपने दोनों हाथों में थाम ली। खिड़की की सलाखों में से पर्दे को जरा सा हटाकर देखा। कमरे में जैतून के चिराग की धीमी धीमी रोशनी हो रही थी और चंपाकली अपने पलंग पर सो रही थी। मगर चंपाकली सो नहीं रही थी, वो जाग रही थी, मगर आंखें बंद किए पड़ी थी और नागपाल को याद कर रही थी कि ना जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, जाने अब कभी उससे मिलना होगा या नहीं। दुलारी ने यही समझा कि चंपाकली सो रही थी। उसको मालूम था कि सांप को खिड़की की सुलाखों में से अंदर फेंकने में अगर उसने ज़रा सी भी बेहतियाती से काम लिया तो सबसे पहले सांप उसे डसेगा। दुलारी ने सांप की पटारी को दोनों हाथों में पकड़कर उसे खिड़की की सलाखों के पास किया। फिर एक झटके से पटारी का ढक्कन उठाया और पटारी का मुंह सलाखों के साथ लगाकर सांप को कमरे में झटक दिया। वो खुद हैरान रह गई कि जिस काम में उसकी जान को खतरा था वो काम उसने इतनी सरहद के साथ और कामयाबी से कर डाला था। सांप को खिड़की की सलाखों में से अंदर फेंकने के फौरन बाद दुलारी ने खाली पटारी को चादर में छुपाया और तेज तेज कदम उठाती राहदारी में आगे निकल गई। सबसे पहले वो अपनी कोठरी में गई और खाली पटारी को खिड़की में से नीचे हवेली की गहरी खाई में गिरा दिया। उसके बाद वो सुंदरी के कमरे में वापस आ गई। सुंदरी बेचैनी से दुलारी की वापसी की राह देख रही थी।
उसे कमरे में दाखिल होते देखकर उसने पूछा, काम हो गया? दुलारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मालकन, ये कैसे हो सकता है कि आपकी नौकरानी दुलारी कोई काम करना चाहे और वो काम ना हो। मैंने सांप चंपाकली के कमरे में डाल दिया है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। समझ लें कि आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। अब सुबह उस कमरे में चंपाकली की लाश मिलेगी। सुंदरी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने दुलारी को सीने से लगाया और अपना कीमती हार गले से उतारकर उसे दिया और बोली, ये तुम्हारा इनाम है। फिर फिक्रमंद होकर दुलारी से मुखातिब हुई, तुम्हें यकीन है सांप चंपाकली को डस लेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि सांप कमरे के किसी कोने में छुपकर बैठ जाए और चंपाकली को कुछ ना हो। नौकरानी दुलारी कहने लगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन सांपों के बारे में मैंने यही सुना है कि अगर उन्हें किसी अजनबी जगह पर, खास तौर पर किसी बंद कमरे में फेंक दिया जाए तो वो घबरा जाते हैं, आराम से बैठने की बजाय कमरे के चक्कर लगाने लगते हैं और बड़े गुस्से में होते हैं। अगर उन्हें वहाँ कोई इंसान नजर आ जाए तो उसे अपना दुश्मन समझकर फौरन काट लेते हैं।